अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि कोई प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं। फिजिबल का मतलब कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, जैसे 12th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि डेल्टा जी एक आता था आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक आता था आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता था, जो नेचर में अपने आप हो रहा हो या फिर उसको थोड़ी सी इग्निशन की ज़रूरत हो और फिर वो प्रोसेस हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता था, जो नेचर में अपने आप ना हो। ठीक है, वो होता था आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल कौन से प्रोसेस होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड में भी चलते हैं और बैकवर्ड में भी चलते हैं। जैसे फॉरवर्ड में भी चल गया और बैकवर्ड में भी चल गया। और इरिवर्सिबल का क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी है, वो केवल सूरज से धरती तक आती है, धरती से सूरज पे नहीं जाती कभी भी। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और कौन सा इरिवर्सिबल। अब हम एक चीज़ डिस्कस करें, जैसे कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हर स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है इन द नेचर। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं सूरज की रोशनी सूरज से धरती पे आ रही है। ठीक है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ही सुबह होगी सूरज की रोशनी धरती पे आएगी। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर में अपने आप हो रहा है। तो अब ये तो नहीं हो रहा ना कि धरती से जो रोशनी है वो सूरज की साइड जा रही है। ठीक है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे हम कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे झरने से पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो झरने से जब पानी नीचे गिर रहा है तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऊपर से नीचे अपने आप गिर रहा है। ठीक है, पर नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा है ना अपने आप, उसके लिए या तो हमें मोटर लगानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जो वो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो सारे नेचर में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं नेचर में। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पढ़ी थी, यदि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यदि ग्रेटर देन 0 है तो जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। और यदि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यदि 0 के इक्वल है तो जो प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल होगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, जितना फॉरवर्ड में है उतना ही बैकवर्ड में है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि कोई भी प्रोसेस हमें कराना है। ठीक है, यदि कोई भी प्रोसेस कराना है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस होने के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए, और इक्वल टू का साइन किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, वो एंट्रोपी वाला सेम फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, माइनस क्यू रिवर्सिबल डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी, ये होता है। फिर वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। कैसे आया, यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। ठीक है, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू होता है। फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, डब्लू की वैल्यू क्या होती है, पी डी वी। ठीक है, तो यू का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, फिर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, डी एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये इस वाले में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बजाएगी, डी एस सिस्टम माइनस डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब टी को इस साइड ले आओ या फिर पूरे इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डी एस, ठीक है, माइनस डी यू माइनस पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी डी एस की टर्म को एक साइड रख लो और डी यू प्लस पी डी वी को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू
डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। अब जो हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, ठीक है, या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वो हम किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं। एंट्रोपी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एंथैल्पी के टर्म में निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें एंट्रोपी की टर्म में निकालनी है, ठीक है, यदि एंट्रोपी की टर्म में हमें देखना है कि भाई एंट्रोपी से हम कैसे बताएं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें केवल एंट्रोपी वाली टर्म छोड़ के बाकी जो सारी टर्म है, मतलब सारी टर्म को कांस्टेंट ले लो, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, और किसको कांस्टेंट ले लेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट लेने के बाद क्या होगा, डी यू आपका जीरो हो जाएगा और डी वी भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन केवल क्या बचेगी, टी डी एस एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो ग्रेटर का साइन है वो किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और इक्वल टू का साइन है वो किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यदि डी एस जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है, यदि वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, और यदि इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो आप क्या होगा, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सेकंड इंटरनल एनर्जी के टर्म में देखेंगे। इंटरनल एनर्जी के टर्म में कैसे देखेंगे, बाकी सारे टर्म को क्या पुट कर देंगे कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे डी एस को जीरो ले लेंगे और डी वी को भी जीरो ले लेंगे, मतलब एंट्रोपी को और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस इक्वेशन में ये भी टर्म भी जीरो हो गई पूरी, और ये टर्म भी जीरो हो गई। तो डी यू इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो लेस देन का साइन है वो इरिवर्सिबल के लिए है, और जो इक्वल टू का साइन है वो किसके लिए है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो हमने दो टर्म में बता दी, एक तो एंट्रोपी की टर्म में बता दी और एक इंटरनल एनर्जी की टर्म में बता दी। अब हम देखेंगे एंथैल्पी की टर्म में। तो एंथैल्पी की टर्म में देखने से पहले हमें एंथैल्पी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है U प्लस पी वी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो H का डिफ्रेंशिएशन डी एच, U का डिफ्रेंशिएशन डी यू, और पी वी किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, डिफ्रेंशिएशन U इंटू वी के फॉर्मूले से। तो फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या आएगी, वी डी पी इस साइड आ जाएगा, डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आपकी डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू होगी डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। अब हमें केवल क्या चाहिए, एंथैल्पी चाहिए। यहाँ पे एंथैल्पी के टर्म में बताना है, तो बाकी साइड टर्म को क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। जीरो मतलब एस को कांस्टेंट ले लेंगे और पी को कांस्टेंट ले लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो के इक्वल आ जाएगा और चेंज इन प्रेशर भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली टर्म पूरी जीरो और ये वाली टर्म पूरी जीरो, ठीक है। तो डी एच एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जो लेस देन का साइन है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यदि डी एच लेस देन जीरो होता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल, और इक्वल टू जीरो होता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम ऐसे ही हम वर्क फंक्शन की टर्म में भी बता सकते हैं। वर्क फंक्शन की टर्म में कैसे बताएंगे, जो ए होता है वो क्या होता है, यू माइनस टी एस होता है, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए, यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू, और टी एस किस फॉर्मूले से सोल्व होगा, यू इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी डी एस की वैल्यू निकालेंगे। तो टी डी एस की वैल्यू क्या आएगी, डी यू माइनस एस डी टी माइनस डी ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी टी डी एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब इस इक्वेशन को सेम जैसे वो लास्ट वाला किया था, टी डी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करने के बाद डी यू माइनस एस डी टी माइनस डी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी यू से डी यू कट जाएगा, तो माइनस एस डी टी माइनस डी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस माइनस ले लेंगे। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो एस डी टी और ये चेंज साइन चेंज हो जाएगा, एस डी टी प्लस डी ए लेस देन इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब हमें क्या चाहिए, केवल एक ही टर्म में बताना है। तो हमें केवल ए चाहिए, बाकी सारी टर्म को क्या कर देंगे,
0 कर देंगे, ठीक है। तो डी ए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना पड़ेगा और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू 0। यदि लेस देन किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए, और इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब जो लास्ट आता है वो है हमारा जी, गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में भी बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, जी का फॉर्मूला क्या होता है, H माइनस टी एस, और H का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, U प्लस पी वी, ठीक है, U प्लस पी वी होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे H का फॉर्मूला, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा, U प्लस पी वी माइनस टी एस, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी का डी जी, यू का डी यू, ये U इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व होगा, और टी एस भी U इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी ई प्लस पी डी वी की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, ये डी ई नहीं, ये यू ही है, इंटरनल एनर्जी ही है, डी यू ही है, ठीक है। तो डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। वो क्या है, डी जी माइनस वी डी पी प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। बस इसको रीअरेंज किया है हमने, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अब जो ये डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू आई, ये इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी जी माइनस वी डी पी प्लस एस डी टी, ठीक है। ऐसे डी डी एस से टी डी एस कट गया था, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। तो डी जी क्या हो जाएगा, डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए, और इक्वल टू किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। और यदि डी जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस अकर ही नहीं होगा, मतलब वो प्रोसेस फिजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। सेम इन सारों में वही रूल अप्लाई होता है। जो हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताया है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो ये एक्सटेंट नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो गई है, ठीक है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो ए कोई रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये नहीं बताएगा ये केवल ये बताएगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ए बी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये नहीं बताएगा कि ए 50% कन्वर्ट हो गया या 40% कन्वर्ट हो गया या 30% कन्वर्ट हो गया। मतलब ये नहीं बताएगा कि भाई 50% हो चुकी है रिएक्शन, 60% हो चुकी है या 70% हो चुकी है। और सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो ये नहीं बताएगा कि इसका रेट क्या है, मतलब किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। और थर्ड ये नहीं बताएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब किस मैकेनिज्म से होके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ ये बताएगा कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब जो लास्ट है वो क्या है कि जो फ्री एनर्जी है वो सबसे बेटर क्राइटेरिया कैसे है किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बनाने के लिए कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। वो इसलिए है क्योंकि जो फ्री एनर्जी जो चेंज हम बता रहे हैं, ठीक है, वो केवल सिस्टम के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है। उसमें केवल सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब हम एंट्रोपी का बताते हैं उसमें हम टोटल एंट्रोपी ले लेते हैं, जैसे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो हमें इसमें दोनों की एंट्रोपी लेनी पड़ती है, और जो केवल फ्री एनर्जी है उसमें केवल हमें सिस्टम की एनर्जी लेनी पड़ती है, सिस्टम में केवल प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।